नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल देववर्मा एकेडमी पर। दोस्तों, पिछले हिस्ट्री के वीडियो में हमने देखा था हड़प्पा सभ्यता के खोज के बारे में कि किसने इसकी खोज की थी, कहाँ इसकी खोज की गई थी। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा इसमें हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के बारे में। अब देखिए, खोज हो गई, एक सभ्यता का पता लग गया, तो क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि आखिरकार ये सभ्यता आई कहाँ से, ये सभ्यता का विकास कैसे हुआ। तो इस संबंध में विभिन्न इतिहासकार अलग अलग मत देने लगते हैं और सभी इतिहासकार अलग अलग मत क्यों देते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि यहाँ पर साहित्यिक स्रोतों की खोज नहीं हो पाई या साहित्यिक स्रोत हमें पूर्ण रूप से नहीं मिले। लिपि भी मिली तो हमें उसकी पूर्ण जानकारी नहीं मिली, हम उसे पढ़ नहीं सके, जिसके कारण हमने पूर्ण रूप से नहीं कहा कि किस इतिहासकार की बात को हम सही मान ले कि इसका या इसकी खोज का आधार ये ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के संबंध में अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत देते हैं। तो हम देखते हैं कौन सा इतिहासकार किस मत को सही मानता है या किस मत के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन सा इतिहासकार बताता है। तो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव मैंने लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहला पॉइंट है विदेशी उत्पत्ति या सभ्यता से, अर्थात सबसे पहला पॉइंट है विदेशी उत्पत्ति या सभ्यता से संबंधित मत। इसके जो प्रतिपादक है, इस मत को जो देने वाले हैं वे है मार्टिमर व्हीलर और गॉर्डन चाइल्ड। वैसे तो बहुत से इतिहासकार इस मत को देने वाले हैं या इस मत के प्रतिपादक हैं, लेकिन अगर महत्वपूर्ण इतिहासकार की बात करें तो एक तो है आपका मार्टिमर व्हीलर और दूसरा है गॉर्डन चाइल्ड। मार्टिमर व्हीलर और गॉर्डन चाइल्ड का मानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति हुई है या इसका जो उद्गम हुआ है या उद्भव हुआ है, इसका उद्भव हुआ है मेसोपोटामिया की सभ्यता से। हमने देखा था कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी, अर्थात जिस समय भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता थी उसमें उस समय वैश्विक स्तर पर थी आपकी मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इन्होंने कहा कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इराक ईरान की सभ्यता है, उस सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ और इस संबंध में इन्होंने तर्क प्रस्तुत किया सांस्कृतिक विसरण या फैलाव का सिद्धांत। अब ये होता क्या है, तो आप इसको इस चीज से समझ लीजिए। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वे किसी निश्चित स्थान पर निवास करता है या किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, तो वहां पर उसकी कुछ ना कुछ रीति रिवाज रहेंगे, कुछ धर्म रहेंगे, जिसको हमने कहा था संस्कृति। सभ्यता को समझने से पहले संस्कृति को हमने देखा था। तो एक व्यक्ति की किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में एक विशिष्ट शैली, जिसे हम संस्कृति कहते हैं, उसका रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, जिस धर्म को मानता है वह कहीं ना कहीं रहता है। अब मान लीजिए ये व्यक्ति कहीं दूसरी जगह पलायन कर जाता है, दूसरी जगह रहने लगता है, तो वह चाहे कहीं भी चले जाए उसकी संस्कृति वहां पर झलकती ही है, अर्थात वह संस्कृति को नहीं भूलता है, उसका रीति रिवाज, खान पान, धर्म, ये सभी वहां पर हमें देखने को मिलता है। तो ठीक ऐसे ही मार्टिमर व्हीलर और गॉर्डन चाइल्ड का कहना है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग इस भारतीय उपमहाद्वीप वाले क्षेत्र में आए जहां पर वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता है, और इन्होंने यहाँ पर इस सभ्यता का उत्पन्न या इस सभ्यता का उद्भव किया या विकास किया। इस संबंध में तर्क देते हुए ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी के ढेर मिले हैं, ठीक ऐसे ही हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता में देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम जिगुरत या मंदिर के नाम से जानते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि यहाँ पर जो अन्नागार है, जहाँ पर अन्न का भंडार किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में, अन्नागार है, गढ़ी है, बुर्ज है, ठीक ऐसी ही चीजें हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता में देखने को मिलती है। तो इस आधार पर कहते हैं कि इन सभी चीजों की समानता को देखते हुए मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा ही सभ्यता का विकास किया गया है। लेकिन इस तर्क को खंडित करते हुए अन्य इतिहासकार कहते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से कई गुना विकसित थी। दूसरी बात ये कहते हैं कि हड़प्पाई जो मुहर है वो भी कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया की मुहर से अलग दिखती है। तीसरी बात ये कहते हैं कि हड़प्पाई लिपि को अगर हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वह दिखती है हमें चित्रात्मक लिपि, जबकि मेसोपोटामिया की जो लिपि है, जो मेसोपोटामिया में हमें लिपि देखने को मिली वह है कीलनुमा लिपि। तो इस आधार पर इतिहासकारों ने कहा कि महज विदेशी उत्पत्ति से या विदेशी सभ्यता से इस संस्कृति का या इस सभ्यता का उद्भव नहीं हुआ है। दूसरा है आर्य संस्कृति से। जब आप हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट करने के पश्चात जो नई सभ्यता या नई संस्कृति उभर कर सामने आएगी वह रहेगी आर्य संस्कृति, और इसके मत या इसको प्रतिपादक है एस.आर. राव। एस.आर. राव ने कहा आर्य संस्कृति से। तो जो वैदिक संस्कृति हम पढ़ेंगे, वैदिक संस्कृति के लोगों को कहा गया आर्य। एस.आर. राव ने तर्क देते हुए कहा, इनका तर्क है, पहला है क्षेत्र सप्तसेना और दूसरा है ऋग्वेद में नदियों की चर्चा।
अब ये क्या है इसको समझते हैं। तो एसआर राव साहब कहते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता का उद्गम हुआ है या उद्भव हुआ है वह हुआ है आर्य संस्कृति से, अर्थात इनका मानना है कि आर्यों द्वारा हड़प्पा सभ्यता का उद्भव किया गया। इस संबंध में ये पहला तर्क देते हैं कि जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है, इस हड़प्पा सभ्यता और जो आपकी वैदिक कालीन सभ्यता है या वैदिक संस्कृति पढ़ते हैं, इन दोनों का क्षेत्र सेम था, या कहें इन दोनों का जो क्षेत्र था वह सप्तसेनव था। दूसरी बात ये कहते हैं कि आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता में जिन नदियों की चर्चा मिलती है, जिन नदियों के बारे में हम देखते हैं, वही हम ऋग्वेद में पढ़ते हैं। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत हम ऋग्वेद के बारे में भी पढ़ते हैं, तो ऋग्वेद में भी उन्हीं नदियों की चर्चा मिलती है जिन नदियों की हम हड़प्पा सभ्यता में देखते हैं। तो इस आधार पर एसआर राव कहते हैं कि महज जो हड़प्पा सभ्यता है, इस हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कहीं ना कहीं आर्य संस्कृति से हुआ है। लेकिन इतिहासकार इस मत को खंडित करते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता है, ये हड़प्पा सभ्यता के लोग आपने देखा नगरी संस्कृति थी, तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वे नगरी थे, जबकि जो आपकी आर्य संस्कृति थी या वैदिक संस्कृति थी, वैदिक सभ्यता के लोग ग्रामीण थे। दूसरी बात ये कहते हैं कि जो हड़प्पा के लोग हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो हड़प्पा के लोगों का जो सबसे पवित्र पशु था वह था कुबड़दार बैल। वहीं अगर हम वैदिक संस्कृति की बात करें तो वैदिक सभ्यता में सबसे ज्यादा जो पवित्र पशु माना गया वह था घोड़ा। तो इसमें भी हमें समानता देखने को नहीं मिलती है। तीसरी बात ये कहते हैं कि वैदिक सभ्यता में इंद्र को पुरंदर कहा गया, अर्थात किले का भंजक कहा गया, जबकि अगर ये मत सही होता तो इस मत के अनुसार इंद्र को किले का निर्माता कहा जाना चाहिए था। तो इस आधार पर इस तर्क को खंडित किया जाता है और कहा जाता है कि आर्य संस्कृति से भी हड़प्पा सभ्यता का उद्भव नहीं हुआ है। अगला तर्क है द्रविड़ संस्कृति से। कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता का उद्गम हुआ है या उद्भव हुआ है वह हुआ है द्रविड़ संस्कृति से। इस संबंध में इतिहासकार तर्क प्रस्तुत करते हैं। पहला तर्क वो देते हैं कि यहाँ से जो हमें भूमध्य सागरीय प्रजाति के कंकाल मिले हैं, इन भूमध्य सागरीय प्रजाति के कंकालों को इन्होंने हड़प्पा या द्रविड़ों से जोड़ा है। दूसरी बात ये करते हैं कि जो हड़प्पाई लिपि है, हड़प्पाई लिपि और द्रविड़ लिपि को भी आपस में जोड़ा गया। साथ ही साथ धार्मिक क्रियाकलाप के अंतर्गत ये बताते हैं कि यहाँ पर जो आराध्य देव की पूजा की जाती थी, स्नान का महत्व था, ठीक ऐसा ही हमें हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है। ये द्रविड़ संस्कृति की जो धार्मिक क्रियाकलाप था, इसका प्रभाव भी हमें हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है। तो इस आधार पर ये तर्क प्रस्तुत करते हैं कि द्रविड़ संस्कृति से इस सभ्यता का उद्भव हुआ है। लेकिन इतिहासकार फिर इस तर्क को खंडित करते हुए कहते हैं कि जो द्रविड़ संस्कृति है, ऐसा माना गया कि आर्य द्वारा द्रविड़ों पर आक्रमण किया गया। लेकिन जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में कहीं भी ये सिद्ध नहीं होता कि द्रविड़ों पर आर्य द्वारा आक्रमण किया गया, तो जिसके परिणाम स्वरूप ये तर्क भी खंडित होता है। अगला जो सिद्धांत है वह है क्रमिक रूप से देशी उत्पत्ति का सिद्धांत। अच्छा, धीमे धीमे गति से सभ्यता की ओर अग्रसर होना। तो अगर हमें क्रमिक रूप से देशी उत्पत्ति के सिद्धांत को समझना है तो हमें इसमें दो दृष्टिकोण को समझना होगा। एक रहेगा सोती संस्कृति और दूसरा रहेगा ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृति। अब इनको हम समझते हैं तो इतिहासकारों का कहना है कि जो सोती संस्कृति है, बीकानेर क्षेत्र की सोती संस्कृति का विकसित रूप ही हमारी हड़प्पा सभ्यता है। वहीं ईरानी बलूची जो ग्रामीण संस्कृति है, इसका भी विकसित रूप हड़प्पा सभ्यता देखने को मिलता है। और इस संबंध में तर्क प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि सोती संस्कृति की जो मृदभांड है, वही मृदभांड हमें कहीं ना कहीं हड़प्पाई संस्कृति में देखने को मिलते हैं, हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलते हैं। दूसरी बात ये बताते हैं कि सिंधु से जो मकरान तक की कुल्ली संस्कृति है, उस कुल्ली संस्कृति को ये प्राक हड़प्पा सभ्यता से जोड़ने का प्रयास करते हैं, प्राक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित बताते हैं। अर्थात जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता है, जिसका काल है 3500 से 2600 ईसा पूर्व तक का, उसके संबंध में ये बताते हैं कि जो सिंधु से मकरान तक की कुल्ली संस्कृति है, कहीं ना कहीं प्राक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में या यहाँ पर कुछ ग्रामीण बस्तियां थी। जैसे अगर हम बात करें बलूचिस्तान में आपका था मेहरगढ़, उसके बाद अफगानिस्तान में था आपका मुंडीगाग, पंजाब में था जलीलपुर। तो यहाँ के जो लोग थे, इन लोगों ने सिंधु नदी की जो बाढ़ थी या सिंधु नदी का जो जल था उस पर नियंत्रण करना सीखा। जब जल पर नियंत्रण करना सीखा तो उस जल का उपयोग सिंचाई में करने लगे। और आप जानते हैं सिंचाई में उपयोग होता गया तो उससे कृषि अधिशेष या कृषि में लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी। साथ ही साथ जो यहाँ के कृषक वर्ग था, इस कृषक वर्ग के साथ खानाबदोश जीवन
या खानाबदोश लोग भी जीवन व्यतीत करते थे, जिनका कार्य था घुमंतु प्रवृत्ति का, अर्थात यहाँ से वहां घूमते हुए अपना जीवन यापन करना। तो जो खानाबदोश लोग था वे कहीं ना कहीं आपका जो सिंधु का कछारी मैदान है, सिंधु का कछारी मैदान बलूचिस्तान के जो पहाड़ी क्षेत्र है, इस पहाड़ी क्षेत्र के माध्यम से ईरानी पठार से जुड़ता है। तो सिंधु का कछारी मैदान जब बलूचिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र के माध्यम से ईरानी पठार से जुड़ता है, तो इस रास्ते के माध्यम से कृषकों के साथ जो खानाबदोश लोग जीवन जीते थे या यहाँ पर रहते थे, इन लोगों ने यहाँ पर व्यापार करना शुरू किया। तो कृषि की स्थिति भी ठीक हुई और व्यापार की स्थिति भी ठीक हुई। तो यहाँ पर तांबे और हल का प्रयोग होना प्रारंभ हुआ। इन लोगों ने बड़ी बड़ी रक्षात्मक दीवारों का प्रयोग करना प्रारंभ किया। साथ ही साथ सुदूर व्यापार को भी प्रोत्साहन मिला, अर्थात यहाँ पर व्यापार होना भी प्रारंभ हुआ। और जब ऐसी स्थिति यहाँ पर उभर कर सामने आई, अर्थात धीरे धीरे विकास का क्रम आगे बढ़ा, तो आप देखते हैं यहाँ पर हल का प्रयोग, रक्षात्मक दीवारें, सुदूर व्यापार, तो ये कहीं ना कहीं एक नगरीय पृष्ठभूमि को निर्मित करती है, एक नगरीय सभ्यता को जन्म देती है। तो इस तरीके से उभर कर हड़प्पा सभ्यता सामने आई। तो अगर हमें इन चारों मतों में या इसके उद्भव के संबंध में चारों मतों में सबसे उपयुक्त मत देखना है, तो सबसे उपयुक्त मत हमें देखने को मिलेगा क्रमिक रूप से देसी उत्पत्ति का सिद्धांत। इस मत को सबसे उपयुक्त मत माना गया है और इस आधार पर कहा गया कि महज हड़प्पा सभ्यता किसी विदेशी संस्कृति से या विदेशी सभ्यता से उत्पन्न नहीं हुई है या उसका उद्भव नहीं हुआ है, अपितु ये पूर्णतः देशी सभ्यता है, इसका पूर्णतः विकास देशी रूप से हुआ है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। सबसे पहले हम देखते हैं विदेशी उत्पत्ति या सभ्यता से संबंधित मत में। यह क्वेश्चन बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव विदेशी सभ्यता से किस इतिहासकार द्वारा बताया गया। तो मार्टिमर व्हीलर आ सकता है या गार्डन चाइल्ड, या दोनों एक साथ आ सकते हैं, आ या ब कर। तो हमें बताना है मार्टिमर व्हीलर एवं गार्डन चाइल्ड। साथ ही साथ पूछ सकते हैं कि विदेशी उत्पत्ति से संबंधित मत के अनुसार इसमें कौन सा सिद्धांत था। तो वह था सांस्कृतिक विसरण का सिद्धांत। अगला अगर हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव आर्य संस्कृति से किसने बताया है। तो वह रहेगा आपका एस.आर. राव ने, या एस.आर. राव द्वारा हड़प्पा सभ्यता का उद्भव किसके द्वारा बताया गया है, वो था आपका आर्य संस्कृति द्वारा। तीसरा बन सकता है कि द्रविड़ संस्कृति से किस सभ्यता का उत्पन्न माना जाता है। तो वह रहता है आपका हड़प्पा सभ्यता। और क्रमिक रूप से देशी उत्पत्ति के सिद्धांत में भी हड़प्पा सभ्यता का ही रहता है। तो हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के रूप में हमें यहाँ पर क्लियर होता है कि क्रमिक रूप से देशी उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार ही हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ है। यहीं से आपका मेंस का क्वेश्चन भी बनता है। जब आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में क्वेश्चन लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ या किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता का उद्भव माना जाता है। तो इस तरीके से आप मेंस में इसका डिटेल भी लिख सकते हैं। ये कुछ पॉइंट है, इन पॉइंट के आधार पर आप इसका डिटेल भी लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कौन सा इतिहासकार किस तरीके से मानता है। तो आज के वीडियो में हमने देखा हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के बारे में, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव किस तरीके से हुआ और सबसे उपयुक्त मत है आपका क्रमिक रूप से देशी उत्पत्ति का सिद्धांत। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे का कि यहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था, यहाँ हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किन किन क्षेत्रों में है। इन सभी को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।